बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है बच्चों, इसकी जो बुक नंबर 1 है क्षितिज भाग 1, यानी कि आपकी ये वाली जो बुक है बच्चों, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज की इस एक ही वीडियो के अंदर, जी हाँ बच्चों, इस एक ही वीडियो में आपकी इस बुक का हम लोग वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, वन शॉट रिवीजन आपकी क्षितिज वाली किताब के लिए। बेसिकली इस वीडियो के अंदर आपके 3 चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। सेकंड चैप्टर लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल संकतैन जी। चैप्टर नंबर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे जी। ठीक है, तो इन तीनों ही चैप्टर्स के इस वीडियो में हम उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जो कि आने वाले आपके हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आपका मिड टर्म का एग्जाम हो या फिर फाइनल का एग्जाम हो, इसमें से पूछे जा सकते हैं। बेसिकली जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। और इवन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन तीनों चैप्टर को पढ़ने तक की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया बस। ठीक है, और बस इसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना है। ज्यादा नहीं, कुछ आधे घंटे तक की वीडियो बनेगी, लेकिन हाँ, एंड तक देखने के बाद में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट वीडियो को देखने के बाद में होता है, तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। ठीक है, जाइए फॉलो कर लीजिए। और क्लास 9th के इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करो बच्चों। टेलीग्राम पे जाओ और सर्च करो JSK 9th क्लास। ठीक है, चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से आप पहली बार आ रहे हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और कर रखा है बच्चों तो एक बार चेक कर लेना कि जो बेल नोटिफिकेशन है ना, इससे आपने ऑल पे सेट कर रखा है या नहीं। ठीक है, ओके, तो क्या आप तैयार हो बच्चों आज के अपने इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करने के लिए? आर यू गाइस रेडी? शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। बेसिकली ये दो बैल हीरा और मोती की कहानी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, आपके चैप्टर नंबर 1 से ना पिछले कई साल के एग्जाम्स में टोटल 7 से लेके 8 ऐसे क्वेश्चन है बच्चों, जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और इसी में से संभावना बनती है बच्चों कि चाहे आपका आने वाले मिड टर्म का एग्जाम हो या फिर फाइनल का एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेम ऐसे ही आपके चैप्टर नंबर 2 से भी कुछ 5 से 6 क्वेश्चन है, और चैप्टर 3 जो है इससे ज्यादा नहीं है, कुछ 3 से 4 ही ऐसे क्वेश्चन है जो ज्यादातर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हर एक चैप्टर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की जो हाजिरी थी क्यों ली जाती थी? तो बच्चों सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कांजी हाउस है क्या। तो कांजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते थे, और उन्हीं पशुओं की देखभाल की जाती थी। यानी कि ऐसे पशु जिनका कोई अपना मालिक नहीं होता था, जो ऐसे घूमते फिरते रहते थे, उन्हीं को कैद करके कांजी हाउस में रखा जाता था। ठीक है, अब बच्चों लिखेंगे इसीलिए कांजी हाउस में कई कारणों की वजह से पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। जैसे कि सबसे पहला कारण यह था बच्चों कि पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता रहे। यानी कि देखो, लावारिस से तो बेसिकली कोई भी उत्पात मचाने वाला जो भी पशु होता था, उसको यहाँ पे रखा जाता था। अब उनकी संख्या कितनी है हमारे पास में, इसकी जानकारी के लिए उनकी अटेंडेंस या फिर गिनती की जाती थी। दूसरा है बच्चों कि पशुओं की सेहत की जानकारी और पहचान रखने के लिए, अर्थात पशुओं की सेहत कैसी है, ठीक है, कौन सा पशु बीमार है, कौन सा पशु एकदम स्वस्थ है, इन सभी की जानकारी के लिए। इसके अलावा पहचान रखने के लिए, कैसे पहचान, कुछ तो थे आवारा पशु और कुछ थे उत्पाद मचाने वाले पशु, तो इन सभी को अलग रखने के लिए भी इनकी अटेंडेंस ली जाती थी। ठीक है, चौथा पॉइंट, पशुओं की संख्या नीलामी के योग्य है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए। देखो अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही पशु की नीलामी कर दी जाएगी, है ना,
तो बड़ी संख्या में जब पशुओं की नीलामी करनी होती थी तो उसकी संख्या का पता लगाने के लिए इनकी हाजिरी ली जाती थी बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हीरा और मोती के जो मालिक थे शुरुआत में, जो कि किसान थे जिसका नाम था झूरी, तो झूरी जो है ये अपने बैलों के साथ कैसा व्यवहार रखता था बच्चों? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। झूरी एक ऐसा किसान था जो अपने बैलों हीरा और मोती के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार रखता था। वह उन्हें प्रेम से भूसा खिलाता था, उनसे उनकी पीठ सहलाता था, उन्हें प्रेम से नहलाता भी था। झूरी अपने बैलों को कभी भी मारता नहीं था, वो उससे प्रेम करते थे। ठीक है, वह हर समय बैलों के हितों की चिंता करता था, इसीलिए बैल भी यानी कि हीरा मोती झूरी के इस व्यवहार से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। बस कहानी की शुरुआत तक ही हीरा और मोती और झूरी की कहानी अच्छी लगती है, उसके बाद में आता है टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ओके, तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था, पहले इसके क्वेश्चन को देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कहता है यहाँ पे, तीसरा बाद में देखेंगे, पहले 4th क्वेश्चन देखो। गया कौन था? गया के द्वारा हाके जाने पर बैल क्या करते थे? तो बेसिकली गया कौन था बच्चों? आंसर लिखेंगे इस तरीके से। गया जो है ये झूरी की पत्नी का भाई था। किसका? जो झूरी किसान था ना, उसी की पत्नी का भाई था, यानी कि झूरी का साला कह लीजिए। ठीक है, झूरी की पत्नी ने हीरा और मोती को काम के लिए कुछ दिनों के लिए अपने भाई को दिलवा दिए। ठीक है, झूरी की पत्नी ने झूरी से कहा कि एक काम कीजिए, मेरा भाई ना इन बैलों को लेके जाना चाहता है, थोड़ा काम है उसे भी, दे दीजिए। तो दे दिए। बैलों ने ये समझा कि उनके मालिक यानी कि झूरी ने हमें बेच दिया है इस गया के हाथों, इसीलिए वे गया के साथ नहीं जा रहे थे। और वे जब रास्ते में जा रहे थे तो वे रास्ते में अड़कर खड़े हो गए, और गया के द्वारा हाके जाने पर भी वह सीधा चलने के बजाय कभी इधर टहलते, कभी उधर जाते, कभी दाएं कभी बाएं भागते और पीछे की ओर जोर लगाते, जिससे गया को उन्हें अपने घर ले जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये था वो टर्निंग पॉइंट। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं जो कि अलग पॉइंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, कि जो छोटी बच्ची थी, ठीक है, कहानी में एक छोटी बच्ची है जिसकी माँ बेसिकली दुनिया से धार चुकी है, तो छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण देखो, जो कहानी में छोटी बच्ची की हम बात कर रहे हैं ना, अब इसकी माँ तो मर चुकी है, अब ये छोटी है, तो इसका जो लालन पोषण है वो कर रही है सौतेली माँ। और बच्चों भारत में ना ये कड़वी सच्चाई है कि सौतेली माँ ने कभी भी अपने बच्चों के अलावा अपनी सौत के बच्चे को कभी प्रेम नहीं किया, हमेशा अत्याचार ही किया। तो कहानी में छोटी बच्ची की जो सौतेली माँ है वो उससे बहुत अच्छा अत्याचार करती है। अब जब सौतेली माँ अत्याचार करती है तो उसे अपनी माँ की याद आती है, यानी कि छोटी बच्ची को अपने माँ के बिछोड़ने का दर्द पता है, इसीलिए उस बच्ची को ऐसा लगा कि वे यानी कि हीरा और मोती भी उसी की तरह अभागे हैं, क्योंकि वे भी अपने मालिक से दूर हो गए। ये अपनी माँ के दर्द और हीरा मोती के मालिक के बिछोड़ने के दर्द को कंपेयर कर रही है, एक दूसरे को यहाँ पे समानता ला रही है। ठीक है, उसके अलावा लड़की देखती है कि दोनों बैलों से दिन भर काम करवाने के बाद उन्हें सूखा भूसा खाने को दिया जाता है। ठीक है, एक तो पूरा दिन काम किया, कुछ खाने को नहीं दिया, शाम के टाइम जब घर पे आए, ठीक है, बांधा गया नाद में, उनको सूखा भूसा दे दिया, पानी तक नहीं डाला। ठीक है, और इसके बाद उन पर डंडे बरसाए जाते थे। तो इसीलिए उन बैलों पर होते अत्याचार को देखकर उस बेचारी लड़की का मन बहुत दुखी हुआ, इसीलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तो 2 रीजन, मालिक से दूर होना और अत्याचारों का होना, इसीलिए प्रेम उमड़ आया बच्चों। ठीक है, देखा कितना आसान है क्वेश्चन के आंसर को समझना जब आपको अच्छे से समझाया जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, कि हीरा और मोती गया के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है बच्चों। पता है क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि हीरा मोती जो थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके मालिक झूरी ने उन्हें गया के हाथों बेच दिया है। वे अपने मालिक झूरी को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे और उनके लिए जी जान लगा देने में पीछे नहीं रहते थे, इसीलिए हीरा और मोती खुद को इस प्रकार बेचा जाना उनसे सहन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो गया के साथ नहीं जाना चाहते थे। बस ये आंसर था छोटा सा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6 कई बार आया है बच्चों, अब इसको बड़े ध्यान से देखना। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है,
किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? यानी कि इस चैप्टर में ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट्स है, कौन कौन सी घटनाएं हैं जिससे ये पता चल जाता है कि हीरा और मोती में जो दोस्ती थी बहुत गहरी थी। कैसे पता चलता है? तो आओ बच्चों उन इंसिडेंट्स को याद करते हैं। तो दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे यह पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। बच्चों सबसे पहली घटना एकदम शुरुआत की है। कैसे शुरुआत की? बेसिकली जब दोनों बैल हल या फिर गाड़ी में जोत दिए जाते, यानी कि उनको गाड़ी में लगा दिया जाता है या फिर उनके कंधे पे ना हल रख दिया जाता, तो दोनों ही गर्दन को हिला हिला कर चलते। ठीक है, अब हिला हिला के गर्दन को क्यों चलते? क्योंकि वो ये सोचते कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर आ सके। हीरा सोचता कि ज्यादा वजन मेरी गर्दन पे आए, मोती सोचता कि ज्यादा वजन मेरी गर्दन पे आए। तो इससे पता है क्या चलता है कि दोनों ही ना एक दूसरे को आराम देना चाहते थे। ठीक है, अपने आप को कष्ट देकर दूसरे को आराम देना चाहते थे, और ये सिर्फ एक दोस्त ही कर सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब गाड़ी में लगे होने के बाद, हल में लगे होने के बाद अब वो आते हैं घर। तो दिन भर काम करने के बाद या तो दोपहर में या फिर संध्या में जब दोनों खुला करते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। यानी कि जैसे वो खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी जो थकान है उसको मिटा लिया करते। प्रेम बढ़ता था इससे उनका। ठीक है, तीसरी घटना, पूरे दिन काम करने के बाद जब नांद में खली या फिर भूसा डाल दिया जाता था तो उसको देखते ही दोनों एक साथ उठते, एक साथ नांद में मुंह डालते और एक ही साथ बैठ जाते। जब एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। तो इससे भी पता चलता है इनकी गहरी दोस्ती का। चौथा इंसिडेंस वो वाला है बच्चों, जब सांड ने एक बैल पर आक्रमण किया तो दूसरा सांड के पेट में सिंग उसेड़ देता है। इस प्रकार दोनों ने सांड को भगा दिया और इससे बुरी परिस्थिति में एक दोस्त की पहचान हुई। ठीक है, और पांचवा पॉइंट, मटर खाते समय जब मोती पकड़ा गया और हीरा भाग गया। ठीक है, तो हीरा ने देखा कि यार मेरा जो दोस्त है मोती वो तो पकड़ा गया, तो हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बना लिए गए। कांजी हाउस की दीवार टूट जाने पर वे दोनों एक साथ ही भागते हैं और डडियल का मुकाबला भी एक ही साथ करते हैं। ठीक है, तो ये वो घटनाएं हैं बच्चों जिससे हमें ये पता चलता है कि किन घटनाओं से हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। बेसिकली होता यह है कि मोती ना हीरा से बेसिकली बहुत ज्यादा बातें कर रहा होता है, तो मोती कहता है क्यों ना मैं शकुंतला को ही उठा के पटक दूं सींग से और यहां से हम भाग चलें। तो हीरा कहता है लेकिन औरत जात पर तो सींग चलाना मना है, ये भूल क्यों जाते हो तुम मोती। तो हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे वही लाइन, हीरा औरत जात पर सींग चलाना मना है लेकिन ये भूल जाते हो। तो हीरा के इस कथन से जो लेखक हैं प्रेमचंद जी, इनका स्त्री जाति के प्रति सम्माननीय जो दृष्टिकोण है इसका पता चलता है। तथा जब ये कहानी लिखी गई है प्रेमचंद के समय की, उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, ये भी पता चलता है। साथ ही साथ समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। एक तो स्थिति अच्छी नहीं थी और उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें बहुत सारी शारीरिक यातनाएं भी दी जाती थी। यहां लेखक स्त्रियों की प्रताड़ना का विरोधी है और वह स्त्रियों को पूजनीय मानता है और साथ ही वह स्त्री पुरुष की समानता का भी पक्षधर है। ठीक है, तो प्रेमचंद का स्त्री के प्रति जो दृष्टिकोण है वो यहाँ पे ऐसे बताया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कहता है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता लिखिए। देखो दरअसल क्या होता है कि वो ना क्या नाम है, दीवार वगैरह जब तोड़ देते हैं और वो खुद नहीं भागते हैं लेकिन 9-10 जो प्राणी होते हैं वो भाग जाते हैं। तो वो क्या कहता है कि मोती क्या कहता है कि इतना तो हो ही गया, कम से कम 9-10 तो यहाँ से जो जानवर थे वो तो गए ना, वो तो आशीर्वाद देंगे कम से कम। तो मोती के इस कथन के आलोक में उसकी क्या विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। सबसे पहली विशेषता यह है बच्चों कि मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी
उसके अंदर दयालुता का भाव था। अर्थात आपने देखा था कि मोती कैसी जो है मूढ़ी बातें करता था, ठीक है, खतरनाक बातें करता था, लेकिन फिर भी उसके इस कथन से ये पता चला कि वो गुस्सा होते, उग्र होते हुए भी दयालु है। उसके बाद मोती एक सच्चा मित्र है। वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ उसने कभी नहीं छोड़ा। सांड का सामना किया, दड़ियल का सामना किया, और जब उसमें पकड़ा जाता है, क्या बोलते हैं, वो मटर के खेत में, तो वो भी आ जाता है। फिर उसके बाद मोती बैल बुद्धिमान था, परोपकारी है, इसीलिए वह कांजी हाउस में बंद जानवर जो है उनकी जान बचाता है। तभी तो 9-10 प्राणी भाग के जाते हैं, तभी तो कहता है चलो इतना तो हो ही गया, इतने बच जाएंगे, कम से कम ये तो हमें आशीर्वाद देंगे कि इनकी वजह से मेरी जान बची। ठीक है। मोती बैल बहुत ही साहसी भी है। वह हीरा की मदद से सांड को पराजित कर देता है। मोती अत्याचार का विरोधी है, इसीलिए वह कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध को प्रकट करता है। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। चलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन है बच्चों आपके इस चैप्टर का, उसके बाद दूसरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि दो बैलों की कथा कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर के आए हैं। सबसे पहला मूल्य उभर के आया है सच्ची मित्रता। हीरा और मोती मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ निभाते हैं, अर्थात एक के मुसीबत होने पर दूसरा साथ नहीं छोड़ता है, तो इससे सच्ची मित्रता यहाँ पे दिखाई देती है। फिर आता है बच्चों स्वतंत्रता प्रिय, अर्थात हीरा और मोती गया के घर और कांजी हाउस और बधिक के हाथों में रहते हुए भी अपनी स्वतंत्रता के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। ठीक है, तो लोगों मतलब उनको स्वतंत्रता प्रिय है, यह भी बताएगा। तीसरा एकता में शक्ति, हीरा और मोती बलशाली सांड को हराकर एकता की शक्ति की कहावत को सिद्ध करते हैं। उन दोनों मिलके जो बलशाली सांड था इसको हराया, तो ये एकता की शक्ति को भी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा निस्वार्थता तथा परोपकारी की भावना, हीरा और मोती जो थे इन्होंने कांजी हाउस की दीवार गिरा दी और अन्य जो अधमरे जानवर थे इनको भगा दिया, और ऐसा करने पर वे स्वयं को मुसीबत में और ज्यादा फंसा लेते हैं और उन्हें कोई डर नहीं होता, यानी कि वो निस्वार्थ थे और परोपकारी की भावना उनके अंदर थी। और साथ ही स्त्री सम्मान, हीरा और मोती बैल नारी का सम्मान करते हैं, इसीलिए वे स्त्री जाति पर हाथ उठाने का भी विरोध करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इसी प्रकार हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था, दो बैलों की कथा बाय प्रेमचंद जी, इसके जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है, अगर आप सभी बच्चों को चैप्टर नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन बताए समझ में आ गए हो, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो और हाँ, इंस्टाग्राम की आईडी आपके सामने दी गई है, इस पे जाके फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, ये आईडी है टेलीग्राम की। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों आज की इस वीडियो का जो हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी, वो यहाँ से शुरू हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। आपके इस चैप्टर से ना वैसे तो कुछ 12 से 14 क्वेश्चन बनते हैं जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, लेकिन आपको मैं इस चैप्टर 2 से ज्यादा नहीं, कुछ 7 से 8 ही ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। देखिए इस चैप्टर का ना सबसे पहला और बहुत ही आसान क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि लहासा की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि जिस रास्ते से लेखक तिब्बत गया था वह रास्ता पहले किस काम में आता था। ठीक है, तो लेखक जिस रास्ते से तिब्बत गया था ना, वो रास्ता पहले किस काम आता था। बेसिकली लेखक राहुल सांकृत्यायन नेपाल के जिस रास्ते से तिब्बत गए थे वह रास्ता तिब्बत जाने का सबसे प्राचीन मार्ग था, सबसे प्राचीन और मुख्य मार्ग था। उस समय तक जो फरे कलिट फोर्ड का मार्ग है यह खुला नहीं था, तो उस समय नेपाल और भारत से जितनी भी चीजें, जितने भी यात्री तिब्बत जाते थे वे इसी रास्ते, नेपाल के रास्ते से ही जाया करते थे। यह मार्ग एक व्यापारिक मार्ग के साथ साथ
एक सैनिक मार्ग भी था, क्योंकि एक ही रास्ता है जाने के लिए, नेपाल, भारत और चाइना और तिब्बत को जोड़ने का, तो ये सैनिक मार्ग भी था। यहाँ पर बड़े बड़े किले थे, बड़ी बड़ी फौजी चौकियां बनी हुई थी, बड़ी बड़ी चीनी फौजें वगैरह यहाँ पे रहती थी। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी इस रास्ते की। ओके बच्चों, तो किस रास्ते से जाता था बच्चों? वो जाते थे नेपाल के रास्ते से तिब्बत, जो कि बहुत ही प्राचीन और मुख्य मार्ग था, क्योंकि उस समय तक ये जो मार्ग था बच्चों ये खुला नहीं था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि सेकंड में ये कहा गया है, ल्हासा की ओर पाठ के आधार पे बताइए कि तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह कौन सी है। तो तिब्बत में बच्चों सबसे खतरनाक जगह कौन सी थी? डांडे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो जगह है ना, ये जगह है लगभग 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। कितनी? 16 से 17 हजार फीट की ऊंचाई पे। इसीलिए यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है और बहुत ही वीरान है। यहाँ दूर दूर तक ना कोई गांव है ना कोई इंसान है, लेकिन फिर भी पहाड़ और नदी के मोड़ पर स्थित होने के कारण डांडे जो है ये डाकुओं के लिए सुरक्षित है। अब डाकुओं को तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे ना कोई रहता हो ना दूर दूर तक कोई आता जाता हो। ठीक है, अब पहाड़ और नदी के मोड़ पर स्थित था ये डांडे, तो इसीलिए ये डाकुओं के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि या ना तो कोई पुलिस व्यवस्था हो सकती थी, ना ही तो कोई कानून व्यवस्था, और साथ ही अगर यहाँ पे किसी की हत्या कर दी जाए तो कुछ पता ही नहीं चलता था वो कहाँ से कहाँ चला गया। और जो डाकू होते थे पता है क्या करते थे? पहले तो मार देते थे, लूटते बाद में थे। ये नहीं देखते थे इनके पास है क्या नहीं है, पहले मार दिया, उसके बाद जो मिला ले लिया, ना मिला बस लाश को ठिकाने लगा दिया, है ना। ये था बेसिकली। तो सबसे खतरनाक जगह है डांडे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कहता है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि तिब्बत की कौन कौन सी बातें लेखक को अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो तिब्बत की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लेखक को अच्छी लगी। सबसे पहले, भारत की तरह तिब्बत में जाति प्रथा, छुआछूत या जो पर्दा प्रथा थी, ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि लेखक को तिब्बत की अच्छी बात पता है क्या लगी? तिब्बत में ना तो कोई जाति प्रथा है, ना तो कोई छुआछूत प्रथा है, ना ही तो पर्दा प्रथा है। इसीलिए यहाँ किसी के घर में आसानी से आप प्रवेश कर सकते थे, चाय आदि बनवा के पी सकते थे। महिलाएं पुरुषों से ना तो पर्दा करती हैं और ना ही किसी अनजान व्यक्ति से डरती थी, किसी से नहीं डरती थी। ठीक है, सिवाय चोर और डाकुओं के। ओके, तो ये थी बातें जो कि लेखक को अच्छी लगी तिब्बती समाज के बारे में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है बच्चों, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। फोर्थ में कहा गया है कि ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि इस यात्रा वृत्तांत के आधार पे उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। यानी कि ये जो यात्रा वृत्तांत है इसके अकॉर्डिंग उस समय का जो तिब्बत का समाज था बच्चों ये कैसा था। तो आओ समझाते अच्छे तरीके से तिब्बत का समाज कैसा था। तो सबसे पहला पॉइंट, तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच ऐसी कोई भी कुप्रथाएं वगैरह नहीं थी। जैसे भारत में है ना छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच, कुप्रथाएं, ये भारत में, लेकिन तिब्बत में ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरा, तिब्बती समाज में जो महिलाएं हैं ये ना तो पुरुषों से पर्दा करती और ना ही किसी अनजान या फिर अपरिचित व्यक्ति से डरती थी, किसी से नहीं डरती, ना पर्दा करती। उसके बाद निम्न श्रेणी के लोगों को चोरी के भय के कारण घर में अंदर नहीं आने दिया जाता था। यानी कि जैसे होता है ना कि किसी की शकल पे लिखा होता है कि ये चोर होता है ना, और एक्चुअल में वो चोर भी होता है, हाव भाव से लग जाता है। तो ऐसे लोगों को, जो निम्न श्रेणी के लोग होते थे, उनको घर में नहीं आने देते थे। अब इसके अलावा बौद्ध भिक्षु वगैरह हो गए, तो इनको घर में अंदर आने की अनुमति थी, चाहे घर में लेडीज हो या पुरुष हो, कोई भी हो। ठीक है, एक बात और है कि समाज में ना मदिरापान का रिवाज था। मदिरापान यानी कि छड़ का रिवाज, क्योंकि शाम को लोग जो थे वो छड़ पीकर होशोवास खो देते थे और बिना जान पहचान के लोग रात बिताने के लिए किसी को भी आश्रय नहीं देते थे। एक तो मजरा पी लिया यानी कि छड़, अब उनके बाद में उनको होशोवास कुछ है ही नहीं, और फिर बिना जान पहचान अगर नहीं है आपकी ना वहाँ पे जान पहचान, जैसे लेखक के साथ में होता है सुमति वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है ना, पहली बार जाता है तो सुमति होता है उसके साथ में, तो अच्छा उसको मिल जाता है रहने के लिए। दूसरी बार जाता है शाम के टाइम में तो भाई उसको जगह ही नहीं मिलती फिर रहने के लिए, क्योंकि और जान पहचान भी नहीं होती उसकी। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। और एक चीज है कि तिब्बत के लोग ना धार्मिक प्रवृत्ति के तो थे ही, लेकिन अंधविश्वास भी थे। वे गढ़ों पर अति विश्वास रखते थे, है ना, ये चीजें हैं। तो पाठ के आधार पे तिब्बती समाज कैसा था कैसा नहीं,
अब आप समझ गए होंगे बच्चों, है ना। एक बार सारे बच्चे मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं, तो आपको लिखना है यस सर अंडरस्टैंड। क्या लिखना है? यस सर अंडरस्टैंड या फिर यस सर जी समझ में आ गया, ठीक है, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और एक चीज, अगर आप में से किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट होता है तो आपको मैंने अपनी इंस्टा आईडी बता रखी है, जाइए फॉलो कर लीजिए, वहां पे आप मुझसे डाउट वगैरह भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि भारत की महिलाओं की तुलना में तिब्बत की महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसे थी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये एक तरीके से जो दो क्वेश्चन आपको मैंने पहले समझा रखे हैं ना, उसी को घुमा फिरा के पूछा गया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है बच्चों कि घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। अब क्या लिखना है? भारत की तुलना में तिब्बत की महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफी ज्यादा सुरक्षित थी, सम्मानजनक थी और अच्छी थी। कैसे कह सकते हो? भारत में आधुनिक समाज में महिलाएं पर्दा नहीं करती, साथ ही वे स्वतंत्र विचार रखती हैं, लेकिन फिर भी वे किसी अपरिचित में स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं, किसी अजनबी को देख के। जबकि तिब्बती समाज की महिलाएं ना तो पुरुषों से पर्दा करती हैं और ना किसी अपरिचित व्यक्ति से डरती हैं, बल्कि वे उन पर सहजता से भरोसा करके उन्हें घर में भी आने देती हैं और कोई भी आशंका हो तो उसका डटकर सामना भी करती हैं। इतनी ताकत है उन लेडीजों में, है ना, उन महिलाओं में। ये चीज है बेसिकली। ओके, तो तिब्बती महिलाएं और भारतीय महिलाओं में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है बच्चों। बस एक ही तो है कि भारत की जो महिलाएं हैं वो अपरिचितों से डरती हैं, जबकि तिब्बत की महिलाएं जो हैं वो अपरिचितों से डरती नहीं। अगर आशंका होती है तो उनका डट करके सामना करती हैं। बस ऐसे लिखना है। बाकी दोनों में समानता ही है वर्तमान में अगर देखा जाए तो, है ना बच्चों। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन 5 में कहा गया है कि आपके इस चैप्टर के अनुसार ये बताओ कि तिब्बत में लोग बंदूक या फिर पिस्तौल, इसको लाठी की तरह लेकर क्यों घूमते थे। जैसे आज के टाइम पे हम अपने हाथ में डंडा या लाठी लेकर घूमते हैं ना, लेकिन लेखक के राहुल संकतैन के दौर में जो तिब्बत का एरिया था ना, वहां पे लोग पिस्तौल को, बंदूक को, गन को लाठी की तरह लेकर घूमते थे। अब ऐसा क्यों था? तो तिब्बत में लोग बंदूक या पिस्तौल को लाठी की तरह लेकर घूमते थे क्योंकि तिब्बत में उस समय जो कानून व्यवस्था थी वो बहुत कमजोर थी। अब जहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं है, ठीक है, सुरक्षा प्रबंधन की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, और साथ ही उस समय तिब्बत में हथियार रखने के संबंध में कोई कानून नहीं था, और तिब्बत की जो सरकार थी इसने खुफिया विभाग या फिर पुलिस वगैरह जो थी इस पर अधिक खर्चा ये नहीं करती थी। तो कानून व्यवस्था की कमजोरी की वजह से, सुरक्षा प्रबंधन की स्थिति खराब थी इस वजह से, हथियारों के संबंध में कोई कानून नहीं था इस वजह से, खुफिया विभाग की स्थिति अच्छी नहीं थी इस वजह से, और पुलिस वगैरह की स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं थी इस वजह से, और डाकुओं को खतरा होता था। इन सभी वजह से यहाँ के लोग बंदूक और पिस्तौल को लाठी की तरह लेकर घूमते थे, ठीक है। और क्या लिखा है यहाँ? डाकू लुटेरों का खतरा बना रहता था। डाकू लुटेरे पहले आदमी को मारते थे, लूटते बाद में थे, और मरने वालों को कोई गवाह नहीं होता था, इसलिए डाकू लुटेरों को सजा नहीं मिल पाती थी। इसीलिए तिब्बत में लोग बंदूक और पिस्तौल को लाठी की तरह लेकर घूमते थे, ठीक है। अब आ गया समझ अच्छे से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिए। ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय के तिब्बती समाज में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो आंसर लिखेंगे, उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून ना होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान माल और अपने लूटने का खतरा बना रहता था। इसीलिए तो तिब्बत के लोग हथियारों को लाठी और डंडे की तरह लेकर चलते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाकू लुटेरों का खतरा बना रहता था, और डाकू लुटेरे पहले आदमी को मारते थे फिर उसे लूटते थे, और मरने वालों का कोई गवाह नहीं होता था, इसीलिए इनको सजा भी नहीं मिलती थी। इसीलिए तिब्बत में लोग बंदूक या पिस्तौल को लाठी की तरह लेकर घूमते थे। तो एक प्रकार से जो क्वेश्चन अभी आपको ऊपर समझाया ना, ये उसी को घुमा फिरा के पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा लिया है, ताकि अगर क्वेश्चन चाहे छठा पूछा जाए आपसे, ठीक है, चाहे आपसे 5वां पूछा जाए, आंसर आप इन दोनों में से कोई भी लिख दो, ठीक है, कोई भी आंसर लिख दो इन दोनों में से, दोनों क्वेश्चन के लिए पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है।
चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 7, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन 7 में कहा गया है ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि ठोंगला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय जब वो भद्र वेश में सूट वूट पहन के अच्छे कपड़े पहन के जाता है तब भी उसे उचित स्थान नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? तो इसका सबसे बड़ा रीजन था बच्चों संबंधों का महत्व। कैसे? तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, डाकुओं का खतरा वगैरह भी था, इसीलिए अगर आपकी जान पहचान थी वहां पे तो आपको ठहरने का उचित स्थान मिल सकता है। इसीलिए बच्चों पहली बार जब लेखक यात्रा के लिए गया तो लेखक के साथ में थे एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम था सुमति। अब सुमति की वहां पर अच्छी खासी जान पहचान थी तो इसलिए उन्हें ठहरने का स्थान मिल गया, ठीक है। लेकिन जब दूसरी यात्रा पर यानी कि 5 साल बाद जब लेखक आया इधर तो बहुत कुछ बदल चुका था। अब वो भद्रवेश में आया अच्छे खासे कपड़े पहन के, फिर भी उसे बस्ती के गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि लेखक वहां पर पहुंचा शाम के समय और शाम के समय यहाँ के लोग छड़ पीकर होशोबास खो बैठते और उन्हें सही गलत की पहचान नहीं हो पाते थे। और इस बार उसके साथ सुमति भी नहीं था, शाम को पहुंचा सुमति भी नहीं था, इसीलिए गरीब झोपड़े में उसे रुकना पड़ा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था बच्चों। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन 8 कहता है ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि सुमति के यजमान और अन्य जो परिचित लोग हैं लगभग हर गांव में मिले। लेखक जब सुमति के साथ में यात्रा में चलते रहे तो उन्होंने देखा कि सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? ठीक है, तो सुमति की किन किन विशेषताओं के बारे में आप यहाँ पे बताना चाहोगे? तो आओ बताते हैं। यहाँ पे देखो, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग हर गांव में लेखक को मिले। इससे सुमति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती हैं। सबसे पहली बात, जो सुमति बौद्ध भिक्षु थे ये सरल स्वभाव के थे, लोगों से मिलनसार यानी कि लोगों से आपस में मिलने वाले व्यक्ति थे, बहुत ही स्नेही प्रेमी व्यक्ति थे और हंसमुख यानी कि एक दूसरे से बात करते समय हंसमुख वाले व्यक्ति थे और इनकी जान पहचान का दायरा भी बहुत ज्यादा था। दूसरा, सुमति बौद्ध धर्म में बहुत ही गहरी आस्था रखा करते थे। सुमति उनके यहाँ धर्मगुरु के रूप में सम्मानित था। ये जितने भी यजमान थे परिचित लोग थे ना, वहां पे सुमति को धर्मगुरु माना जाता था। ठीक है, सुमति अपने यजमानों को बोध गया में लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे और बदले में उनसे दक्षिणा लेते थे, अर्थात वह लोगों की आस्था का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहता था। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे जो सुमति है इसके चरित्र को लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे चरित्र में लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले सुमति का स्वभाव सरल था, मिलनसार था, स्नेही था, हंसमुख था। बौद्ध धर्म में उसकी गहरी आस्था थी। सुमति को लोग धर्मगुरु मानते थे और वो बोध गया से लाए हुए जो कपड़े थे इनके गंडे बनाकर उनसे दक्षिणा लेते थे, यानी कि आस्था का फायदा उठाता था सुमति। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो बच्चों। अब यहाँ पे हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद में अगला चैप्टर शुरू होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 यहाँ पे क्या कहता है? ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि जो राहुल संकतायन जी थे, इन्हें अपनी यात्रा के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ऐसी बहुत सी कठिनाइयां हैं जिसका सामना लेखक को करना पड़ा। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहली कठिनाई तो ये थी कि जगह जगह रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश भी बिल्कुल नया था। यानी कि जब वो तिब्बत के लिए निकला, ठीक है, इस वोयाज के लिए, इस ट्रिप के लिए, एक तरीके से यात्रा के लिए, तो उसने देखा रास्ता जो है वो बहुत कठिन था और हर जगह का एनवायरनमेंट, रहन सहन बहुत ही अलग अलग था। इसके अलावा जो लेखक का घोड़ा है वो बहुत सुस्त है, आलसी था। ठीक है, बहुत धीरे चलता था। इसीलिए तो एक समय पे आके लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में फिर वो रास्ता भी भूल गया। इसके अलावा एक सभ्य व्यक्ति होते हुए भी उससे भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़े। अगर सभ्य वेश में यात्रा करता तो डाकू लुटेरे उसे लूट ले जाते। ठीक है, इसीलिए सुमति के साथ में वो कैसे यात्रा करता है? एक भद्रौर मतलब एक भिखारी के वेश में। ठीक है, समय से ना पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से के सामना करना पड़ा। समय पर जब वो नहीं पहुंचा
तो सुमिति के गुस्से का उसे सामना करना पड़ा। इसके अलावा तेज धूप में भी उसे अपना सामान स्वयं ढोना पड़ा। उसका जो घोड़ा था वो उसने भी उसका साथ एक तरीके से छोड़ा, है ना, चलते कम धीरे धीरे चलता था ना, इसीलिए। तो इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन भी हो गया। कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? एक तो रास्ता बहुत ही कठिन था, परिवेश नया था, घोड़ा बहुत ही उसका सुस्त था, इसीलिए वो साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। एक सभ्य व्यक्ति होते हुए भी भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। जब टाइम पे नहीं पहुंचा तो सुमिति के गुस्से का सामना करना पड़ा और तेज धूप में उसे अपना सामान स्वयं ढोना पड़ा था, इसीलिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो यहां पर हमारी इस वीडियो का जो चैप्टर नंबर 2 था, लहासा की ओर राहुल संकतन जी का, इस चैप्टर के भी सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। ठीक है, तो अब अगर आपको ये वीडियो अभी तक की अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक करो, अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट करके बताओ बच्चों कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह रहता है इसको पूछ सकते हो। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करना, JSK 9th क्लास, क्योंकि यहाँ पे हम आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करते रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक बात सारे बच्चे ज्वाइन कर लो और कमेंट में बताओ कि जो मैंने आपको समझा अभी तक समझ में आया या नहीं। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपने अगले चैप्टर को। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज की इस वीडियो का जो हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक हैं श्यामा चरण दुबे जी, वो यहाँ से शुरू हो चुका है। ठीक है, वैसे तो इस चैप्टर से तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको मैं ज्यादा से ज्यादा 5 ही ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना, इसी से बनेगा जो कि पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आओ बच्चों उपभोक्तावाद की संस्कृति के क्वेश्चंस को समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में लेखक के अनुसार सुख से क्या अभिप्राय है। यानी कि इस चैप्टर में जो सुख है, सुख, ठीक है, इसको लेखक ने क्या बताया गया। तो यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं, आज के इस वर्तमान समय में सुख की परिभाषा बदल गई है। लोग भोग विलास की सामग्री को ही सुख समझ लेते हैं। इसीलिए इस चैप्टर में लेखक ने सुख की एक नवीन व्याख्या की है। क्या व्याख्या की है? लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम देने वाले साधन भी सुख कहलाते हैं। यानी कि सुख केवल ये नहीं है कि आप उपभोग करते जा रहे हैं वस्तुओं का, भौतिक या फिर शारीरिक उपभोग। इसके अलावा जब आपको मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे आराम मिले, ठीक है, आपको आनंद मिले, इसको बोलते हैं सुख। परंतु आजकल लोग क्या कर रहे हैं, केवल उपभोग सुख को गढ़ते जा रहे हैं। यानी कि उपभोक्ता मतलब हो गया कि विभिन्न प्रकार की जो वस्तु हैं इनको खरीदना, उनका उपयोग करना, ठीक है, दूसरे कल्चर को अपनाना, ठीक है, शो ऑफ करना, इसको लोग सुख मान रहे हैं। जबकि सुख ये नहीं है। सुख तो वो है जो कि आपको मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे आनंदित करे, आपको अच्छा महसूस करे, है ना, आप स्वस्थ हों, ये कहा जाता है। ओके बच्चों, तो आज के टाइम पे सुख की परिभाषा बदल चुकी है। चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ये 2 नंबर का बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सांस्कृतिक अस्मिता क्या है, उपभोक्तावाद की संस्कृति का इस पर क्या असर पड़ता है। तो पहले तो समझो सांस्कृतिक अस्मिता। बच्चों सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ होता है कि हमारी सांस्कृतिक पहचान। अब हमारी सांस्कृतिक पहचान में क्या क्या होगा, हमारे जीवन जीने के तरीके, खान पान के तरीके, रहन सहन के तरीके, सोचने विचारने आदि की जो तौर तरीके हैं जो कि हमें दूसरे लोगों से अलग करते हैं, हमारी विशिष्ट पहचान बनाती है, इसको बोलते हैं सांस्कृतिक अस्मिता। आज के टाइम पे उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता है ये कमजोर होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि हमारे जीवन जीने के तरीके बदलते जा रहे हैं, खान पान जो है वो बदलता जा रहा है, रहन सहन बदलता जा रहा है, सोचने विचारने के तरीके बदलते जा रहे हैं, और आज हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते चले जा रहे हैं, हम भौतिक सुखों को भोग रहे हैं, है ना। इसीलिए उपभोक्ता की संस्कृति का हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता है इसकी वजह से कमजोर होती जा रही है। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में कहा गया है गांधी जी ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को
हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से गांधी जी ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को एक चुनौती कहा है हमारे समाज के लिए? तो आ जाइए फटाफट से देखते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, गांधी जी ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि यह व्यक्ति और समाज के जो नैतिक और सामाजिक मूल्य हैं इसको कमजोर करती है। ठीक है, उपभोक्ता जो संस्कृति है ना, ये हम लोगों के समाज के नैतिक और सामाजिक मूल्यों को कमजोर करती है। ठीक है, उपभोक्तावाद लोगों को लगातार जो भौतिक वस्तु हैं इनकी ओर आकर्षित करता है और ये हमारी जीवन की सादगी, आत्मनिर्भरता इनको कमजोर करता जाता है। जब समाज भौतिक सुखों की अधिकता की ओर बढ़ेगा, यानी कि जब वो भौतिक सुखों को भोगना शुरू करेगा तो उसे आत्मसंतोष नहीं मिलेगा, लोगों में निरंतर अधिक प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इससे सामाजिक असमानता और भौतिकतावाद को बढ़ावा मिलता है, जो कि गांधी जी की सादगी और समानता की विचारधारा के खिलाफ है। उन्होंने इसे सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माना है क्योंकि इससे व्यक्ति के नैतिक मूल्यों को यह दूर करता है और समाज में नैतिक सामाजिक ढांचे को यह कमजोर करता है। ठीक है, तो क्यों गांधी जी ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती माना है? इन सभी रीजंस की वजह से माना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों कि लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों माना है? एक तो थे गांधी जी, अब एक बारी आती है लेखक की। तो लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए माना है क्योंकि यह संस्कृति लोगों को अनावश्यक वस्त्र, अनावश्यक सेवाएं इनकी ओर आकर्षित करती हैं। जो उपभोक्ता संस्कृति है ना, ये ना चाहते हुए भी हमारे लिए जो जरूरी वस्त्र नहीं है हमें उनको आकर्षित करती है, हमारे लिए जो सेवाएं जरूरी नहीं है उनको आकर्षित करती है। एक तरह से ये दिखावे और पहनावे पे ज्यादा डिपेंड हो गई है। ठीक है, अब इससे होता क्या है? इससे समाज में असमानता बढ़ती है और नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। उपभोक्तावाद में लोग अपनी जरूरतों से अधिक वस्तुओं का उपभोग करने लगते हैं, जो कि आर्थिक और सामाजिक असंतुलन का कारण बनता है। यह संस्कृति लोगों की भौतिकतावादी की दौड़ में शामिल कर देती है, जिससे मानसिक तनाव, पर्यावरणीय क्षति और पारिवारिक तथा सामाजिक रिश्तों में दूरी बढ़ती है। देखो, जब हम भौतिकता की दौड़ में लग जाते हैं ना, तो हम पहले तो हमें बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होता है। ठीक है, पर्यावरण की क्षति होती है क्योंकि पैसा कमाने के लिए हम फैक्ट्री लगाएंगे तो सिंपल सी बात है, पेड़ वगैरह काटने पड़ेंगे, पर्यावरण को हानि होगी, धुआं निकलेगा उससे। अब इन सभी से पारिवारिक सामाजिक रिश्ते खराब होते हैं। इस प्रकार उपभोक्तावाद समाज के स्वास्थ्य के विकास के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसीलिए गांधी जी भी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। ठीक है, तो ऐसे आपको इसका आंसर लिखना था बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अलावा हाँ, एक क्वेश्चन और बचेगा, 5वां, उसके बाद 6ठा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों कि आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों को, हमारे त्योहारों को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है? तो बहुत सा सिंपल सा आंसर है बच्चों, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को बहुत गहराई से प्रभावित कर रही है। ऐसा कैसे? देखो, पहले क्या होता था कि जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारे त्योहार है, इनका मूल उद्देश्य क्या होता था? सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव। लेकिन आज की उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे रीति रिवाज, हमारे त्योहारों को क्या बना दिया है? एक व्यवसाय, यानी कि व्यापार बना दिया है। अब उपभोक्तावाद के चलते लोग इन त्योहारों पे, रीति रिवाजों पे दिखावा ज्यादा करते हैं, खर्चा ज्यादा करते हैं। इन मौकों पर दिखावे और महंगी वस्तुओं का उपभोग करने पे जोर देते हैं। ठीक है, पारंपरिक रूप से जो भी हमारे रीति रिवाज होते थे, जो उत्सव होते थे, ये साधारण तरीके से मना लिए जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे जब लाखों करोड़ों खर्चा ना हो तो तब तक मजा ही नहीं आता। जैसे पहले के टाइम पे अगर शादी होती थी तो मुश्किल से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए में आसानी से बहुत बढ़िया शादी होती थी। लेकिन आज के टाइम पे जब तक शादी में 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक का खर्चा ना हो तब तक मजा ही नहीं आता है ना। तो ये जो है ना, ये दिखावे के लिए किया जाता है। ठीक है, उपहारों और सजावट पर बहुत खर्चा होता है। ठीक है,
और ये त्योहारों का जो हमारा मूल उद्देश्य होता है कि सामाजिक सांस्कृतिक जुड़ाव, आपस में मिलना, भाईचारे की जो भावना है इसको विकसित करना, इन सभी को खोता जा रहा है। इस प्रवृत्ति से न केवल रीति रिवाजों का सरलीकरण हुआ है बल्कि हमारे रीति रिवाजों के मूल्यों में भी कमी आ चुकी है। ठीक है, आज के टाइम पे जो त्योहार हैं वो त्योहार नहीं, एक व्यवसाय, एक व्यापार बन चुके हैं लोगों के लिए, और दिखावे और पहनावे के रीति खर्चे ज्यादा करने के रीजन बन चुके हैं। ठीक है, इसीलिए उपभोक्तावाद की संस्कृति ने हमारे जो त्योहार है, रीति रिवाज, इनको ऐसे प्रभावित किया है बच्चों। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का और इस चैप्टर का भी देखो। एक तो संस्कृति की बात हो गई, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, ये बताइए। ठीक है, यानी कि हम, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, क्लास 9 में पढ़ते हैं, तो आपके लिए ये कैसे आपको प्रभावित कर रही है या फिर मुझे कैसे प्रभावित कर रही है। तो देखो, बड़े ध्यान से समझना। आंसर ऐसे लिखेंगे कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को गहरे तरीके से प्रभावित कर रही है। कैसे? यह संस्कृति निरंतर वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सेवाओं के प्रति हमारी चाहत को बढ़ा रही है। आज के टाइम पे आपने देखा होगा, जो भी नई फैशन आती है, लोगों को, बच्चों को वही नए फैशन के कपड़े चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें तो जब भी कोई नया फोन लॉन्च होता है तो लोगों को पुराना फोन छोड़ के उन्हें नया फोन चाहिए। जो भी नई सेवाएं आती हैं उन्हें वो नई सेवा चाहिए। इससे लोगों की अधिक खरीदारी और खर्चा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, तो विज्ञापन और सोशल मीडिया हमें हमेशा नवीनतम उत्पादों की ओर आकर्षित करती है, और जिससे हमारी प्राथमिकता और जरूरतें बदल जाते हैं। जैसे आप रील्स वगैरह देखते हो या फिर यूट्यूब चला रहे हो, आपके सामने कोई ऐड आया या फिर आपका किसी दोस्त ने फोटो जो है वो अपलोड किया किसी नए फैशन ट्रायल के साथ में, नए हेयर स्टाइल के साथ में, नई किसी गैजेट के साथ में, तो आप क्या सोचते हो, यार उसने लिया है, अब तो मुझे भी चाहिए, मैं भी मम्मी पापा से बोलूंगा मुझे भी चाहिए, मुझे भी गाड़ी चाहिए, मुझे भी एक साइकिल चाहिए, मुझे भी फोन चाहिए, मुझे भी नई घड़ी चाहिए, मुझे भी ये चाहिए, वो चाहिए, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो प्राथमिकता है ये बढ़ रही हैं। इससे अगर वो मम्मी पापा मना कर दें तो क्या होगा, आप तो खरीद नहीं पाओगे, तो इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा, असंतोष बढ़ेगा और आपको गुस्सा भी बहुत आएगा। अब लोग अपना विकास कर रहे हैं तो उससे पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अधिक उत्पादन से कचरा बढ़ता है। और आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो आस्थाएं हैं, ये घटती जा रही हैं। अंधाधुंध इस उपभोक्तावादी संस्कृति के पीछे भागते हुए विकास का लक्ष्य हमसे दूर होता जा रहा है, और यही लक्ष्य, और हम लक्ष्यहीन होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो उपभोक्तावादी संस्कृति का ये आखिरी क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में आया। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था, उपभोक्तावाद की संस्कृति, लेखक थे श्यामाचरण दुबे जी, वो यहाँ पे अब पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सभी को इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया ना कुछ भी, तो आप दोबारा से वीडियो को रिप्ले कर लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने पहले चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की जो कथा है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, फिर चैप्टर नंबर 2 ल्हासा की ओर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, फिर चैप्टर नंबर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अभी जो मिड टर्म का एग्जाम होगा इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही फरवरी मार्च के महीने में आपका जो फाइनल का एग्जाम होगा इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। ठीक है, वेट अ मिनट, अगर आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इंस्टाग्राम की आईडी आपके सामने लिखी हुई है, जाके फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बाकी टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे ज्वाइन करो। ठीक है, मिलता हूं बच्चों आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।